राष्ट्रीय साक्षात्कार प्रतियोगिता प्रतियोगी क्रमांक 28। सहगल सर। सहगल सर, थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए हमारे श्रोताओं के लिए। मेरा नाम सहगल है और मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। इस समय मैं बीए फर्स्ट ईयर में जाने वाला हूँ। मैंने अप्लाई कर रखा है कॉलेज के लिए। ठीक है सहगल सर, मेरा पहला सवाल आपके लिए यह है, मैं जानना चाहता हूँ जिस शहर से आप ताल्लुकात रखते हैं यानी कानपुर से, बताइए स्वतंत्रता संग्राम में कानपुर का क्या योगदान था। कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे जैसे महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम भूमिका निभाई और 1857 की क्रांति में इनका नाम जाना जाता है। जी, मेरा दूसरा सवाल आपके लिए यह है सर कि आपके हिसाब से जिन क्रांतिकारियों का योगदान सर्वश्रेष्ठ रहा और जो आपके आदर्श है, ऐसे एक आध क्रांतिकारी का नाम आप बता सकते हैं मुझे? जी हाँ, मेरे को सरदार पटेल ज्यादा अच्छे लगे। बताइए सरदार पटेल ने क्या किया था? देश को एक सूत्र में बांधने का काम जो किया वो सरदार पटेल ने ही किया। उनके अलावा कीजिए। जब भारत आजाद हुआ था उस समय भारत कई रियासतों के बीच में बटा हुआ था। उसको एक सूत्र में बांधने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया, जो कि एक नया और एक ऐसा अद्वितीय उस समय का कार्य था कि आज तक कोई और ना कर सका, ना ही शायद कर पाएगा। अगर वो ये ना करते तो आज हम दिल्ली, मुंबई, लखनऊ जाने के लिए भी फ्लाइट या वीजा का इंतजाम कर रहे होते। फ्लाइट का तो अभी कर लेते हैं कभी कभार, लेकिन वीजे का इंतजाम कर रहे होते। एक अलग अलग देश में ही प्रांत बढ़ जाते। सर मुझे बताइए कि उस समय महापुरुषों ने कुछ सपना देखा होगा, इस देश ऐसा होना चाहिए, है ना? तो सही सपना देखा था उन्होंने, तो उस सपने के रास्ते पर हम लोग सही चल रहे हैं क्या? उनके सपना पूरा कर पाने में हम लोग समर्थ है क्या? हाँ, कुछ हद तक तो हैं। बताइए ऐसे क्या सपना देखा था उनने जो हम पूरा कर चुके हैं अभी? एक तो उन्होंने जो शिक्षा का देखा था, शिक्षा के लिए आज मैं ये कह सकता हूँ कि लमसम सभी तो नहीं, लेकिन हाँ अधिकतर से अधिकतर लोग शिक्षा ग्रहण करने विद्यालय में जाते हैं और ग्रहण भी करते हैं। इसका सीधा सा उदाहरण है कि कई साल होने वाली यूपीएससी की परीक्षाएं, रेलवे की परीक्षाएं और भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनको लोग क्लियर कर रहे हैं, पढ़ के ही कर रहे हैं। ठीक है सर, शिक्षा का स्तर तो बड़ा है, इसमें कोई दुमत नहीं है, किंतु एक बात यह भी है कि शिक्षा का जो स्तर है ना, उसमें अभी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जिसे हम लोग दुराभाव या भेदभाव कहते हैं। शिक्षा महंगी हो रही है ना? जी। और प्राइवेट स्कूल का प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो अभी गवर्नमेंट स्कूल का वैल्यू नीचे गिर चुका है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ये तो मतलब खतरे की घंटी है ना सर शिक्षा व्यवस्था पर। गरीब के बच्चे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे यदि ऐसा होता चले जाएगा तो बताइए, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि शिक्षा व्यवस्था का उचित व्यवस्थापन क्या होना चाहिए और किस तरीके से हम कर सकते हैं? उचित व्यवस्थापन तो यही होना चाहिए कि शिक्षा को गवर्नमेंट के हाथ में ही रहना चाहिए। इसको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बिल्कुल ना चलाएं, क्योंकि वो चलाते हैं तो मात्र एक बिजनेस के उद्देश्य से चलाते हैं। उनका काम शिक्षा प्रदान करना नहीं, पैसे कमाना होता है। ठीक है, इसलिए इसको गवर्नमेंट के ही हाथ में होना चाहिए। सर यदि आप प्रधानमंत्री बनते हो तो कौन कौन से बदलाव लाइएगा इस देश में? एक शिक्षा में बदलाव, दूसरा स्वास्थ्य में, तीसरा सफाई में, चौथा अवेयरनेस। जो सबसे मेन मुझे लगता है कि अवेयरनेस अगर होगी तो अपने आप ही ये जो पहले के तीन हैं ये भी अपने आप ही हो जाएंगे। ठीक है सर, भ्रष्टाचार कम कैसे किया जा सकता है इस देश में? सबसे पहली बात तो ये कि हम अपने आप से कितना भ्रष्टाचार करते हैं कि हम रोड पे जा रहे हैं, कुछ टीटी मिल जाता है तो उसको 100-200 रुपए देके छूटने का प्रयास करते हैं।
तो पहले तो हमें अपने आप को रोकना चाहिए कि हम कितना करते हैं। हम एकदम शून्य होंगे, एक एक करके शून्य होंगे, तो अपने आप ही पूरा देश भ्रष्टाचार से बच जाएगा। जी सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि इस वर्तमान समय में आपके हिसाब से मुख्य समस्याएं क्या है इस समाज की, हमारे इस देश में, और उन समस्याओं का निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है? पहली तो समस्या यही है कि लोग अपने बारे में ही नहीं जागरूक हैं, या तो ये कहें कि वो उस हनुमान जी की भांति हैं जो जिनको अपनी शक्तियों का बिल्कुल ज्ञात नहीं ना। एक जामवंत की आवश्यकता है जो उन्हें उनकी शक्तियों का ज्ञान ज्ञात कराए, और तब जाके अधिकतर समस्याओं का निदान हो पाएगा। और दूसरा ये कि जो गवर्नमेंट है उसमें भी इतना मुझे दमखम नहीं लगता कि वो ये करवाने में समर्थ हो रही है। वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में और वोट बैंक इकट्ठा करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर इन दो पे सारी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट तो सारी, चाहे बस ये है कि कुछ कम करते हैं कुछ ज्यादा करते हैं, बाकी ये काम तो सभी का ही है। ठीक है सहगल सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे सहगल सर या तो 18 साल के हो चुके होंगे या होने वाले होंगे, तो आप है ना, तो आप अपना मत दे चुके होंगे, तो सहगल सर अभी हाँ ठीक है, तो आप दोगे है ना। तो यदि आपसे पूछा जाए कि आप फर्स्ट वोटर होंगे है ना, तो आप किस तरीके का नेता चुनोगे, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, बताइए। मैं तो ये देखूंगा कि जो हमारे आसपास का जो भी लीडर खड़ा हो रहा है वो एजुकेटेड कितना है, लोगों की समस्याओं के लिए जागरूक कितना है, और उनके लिए संवेदनशील कितना है कि उन समस्याओं का निदान वो कर सकता है या नहीं। अगर ये 3 क्वालिटियां उस कैंडिडेट के अंदर होगी तो मैं निश्चय उसे ही चुनूंगा। बहुत अच्छे। सहगल सर, मुझे बताइए, कहा जाता है कि गुनहगारी दिन ब दिन बढ़ रही है, कैसे टैकल कर सकते हैं हम इससे? इसे टैकल करने की सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्कूलों में नैतिक शिक्षा जो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है उसको पहले बढ़ाना पड़ेगा। स्कूल से पहले परिवार में, कि बच्चा जो भी सीखता है अपने सबसे पहले जो सामाजिक संस्था है वो परिवार ही है। तो परिवार में माता पिता का यह कर्तव्य होता है कि अपने बच्चे को वह सभी अच्छी बुरी बातें बताएं जिनका उसे भविष्य में या वर्तमान समय में क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको करने से, ना करने से, या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन सभी छोटी छोटे पहलुओं पर उनके माता पिता को ध्यान देना चाहिए, ताकि इससे वो अवेयर रहें और फिर ना हम भी कुछ हद तक तो कम होंगे। ठीक है सर, मुझे बताइए कि कई लोगों का ऐसा मानना है भारत की न्याय व्यवस्था है वो लेट लतीफी से भरी हुई है, यहाँ न्याय नहीं मिलता है, उससे पहले जो शख्स है वो निपट जाता है। मतलब 17 साल की उम्र में किसी पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ तो वो 70 साल तक के बस कोर्ट तारीफ यही चलता रहता है। आपका क्या मत है इस पर? और इससे जुड़ा हुआ सवाल ये है कि हम लोग ऐसा क्या करें जिससे हमारी न्याय व्यवस्था और ज्यादा मजबूत हो, सुदृढ़ हो? देखो, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि न्याय व्यवस्था लचीली क्यों है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हर एक दूसरा व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर कोर्ट में पहुंच जाता है। इस कारण कोर्ट का जो मेन फोकस है, जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिन पे जल्दी और सटीक निर्णय आना चाहिए, वो लचीला हो जाता है, लेट हो जाता है। सबसे पहला कारण तो ये है कि हर एक दूसरा व्यक्ति अपने पारिवारिक झगड़ों को, अपने सामाजिक झगड़ों को लेकर कोर्ट में पहुंच जाता है। जो झगड़े हम स्वयं संभाल सकते हैं बातचीत के द्वारा, उन झगड़ों को भी कोर्ट पे ले जाया जाता है। इस कारण कोर्ट के जो क्राइम की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। इससे वो समस्याएं पिछड़ जाती हैं जिनसे वाकई निदान पाने की आवश्यकता है। तो कैसे करेंगे? मतलब ये तो व्यक्तिगत हो गया, ठीक है। और दूसरा ये, इससे निजात पाने के लिए सबसे पहले तो हमें ही अवेयर होना पड़ेगा कि कुछ समस्याएं जो हम अपने स्तर पर सुलझा सकते हैं बातचीत के द्वारा या कुछ समझौते के द्वारा, तो उन्हें हम खुद ही निपटाएं। क्योंकि
भारत ये देश एक विविधता बड़ा देश है, जिसमें भेदभाव और ना जाने कल्चरल डाइवर्सिटी, बहुत सी ऐसी विविधताएं हैं जो देखने को हमें मिलती है। इसलिए कुछ हद तक तो हम कुछ समस्याओं का निदान हम स्वयं कर सकते हैं बातचीत के द्वारा। जब तक ज़्यादा जरूरी ना हो, हम कोर्ट के चक्कर ना लगाएं, कोर्ट तक अपनी बात ना पहुंचाएं। जैसे कुछ भाई बहन के झगड़े होते हैं, भाई भाई के झगड़े होते हैं, वो अगर बात से सुलझाए जा सकते हैं, या पति पत्नी के झगड़े होते हैं, वो अगर बातचीत से सुलझाए जा सकते हैं, तो उनको खुद से ही सुलझा लेना चाहिए। ठीक है, भारतीय संविधान क्या है, बताइए इसके बारे में थोड़ा। भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा भारत देश सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा और इसका प्रारूप भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। कई लोगों का ऐसा मानना है भारतीय संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, आप क्या सोचते हो? नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है। ठीक है, बताइए आप थोड़ा कि संविधान पे खतरा नहीं है, आरक्षण पर क्या सोचते हो आप? आरक्षण पर मैं यही सोचता हूँ कि आरक्षण देना क्यों पड़ता है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट वो व्यवस्था नहीं ला पा रही कि जो पिछड़े लोग हैं उनको एक समान अवसर मिल सके। इस कारण वो अपनी कमियों को सुधारने के लिए वो आरक्षण का प्रारूप ले आए। बल्कि ये आरक्षण तो जब 10 साल 12 साल के लिए जब भी था लगभग, तो उसी समय ही खत्म हो जाना चाहिए था। अब भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, अब तक तो नहीं रहना चाहिए था, लेकिन अब अगर है तो इसका कारण यही है कि जो भारतीय सरकार है वो अपने। ठीक है सर, भारत को आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत बनाने हेतु हमें और कौन कौन से कदम लेने चाहिए? सबसे पहली बात तो कि कुछ जो निजी क्षेत्र स्वयं को बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपटीशन की दौड़ पे आ रहे हैं, उनको रोककर कुछ बिजनेस अपने हाथ में लेने चाहिए और कुछ ऐसी नीतियां तैयार करें जिससे और देश हमारे देश के साथ इन्वेस्ट कर सकें और हम उनके साथ कर सकें। अच्छा, मुझे बताइए सर, पिछले साल जो स्टार्टअप शुरू हुए थे भारत में 2021 में, 2022 तक आते आते ढह गए 90% स्टार्टअप। सर, इसके पीछे का कारण क्या है? उनकी नीति। अच्छा, उनकी नीति इतनी सुडौल नहीं थी कि वो उस स्टार्टअप को सही ढंग से चला पाए। किसान समय समय पर आंदोलन करते रहते हैं, सरकार से क्या इतनी समस्या होती है किसानों को जिसके कारण आंदोलन करने पड़ते हैं? देखो, ये बात आप भी जानते हैं कि किसान इस समय किस स्थिति से जूझ रहा है। उनकी जो मिनिमम लागत है वही नहीं उनको मिल पाती है जिनसे वो अपना घर का जो गुजारा कर सके, अपना गुजारा कर सके। तो सिर्फ वो अपना हक पाने के लिए कम से कम उनको उतना तो मिल जाए जितना उन्होंने लगाया है, जिनसे उनका घर चल सके, 2 वक्त की रोजी रोटी चल सके। अच्छा सर, बताइए आपके सपनों का भारत क्या है? मेरे सपनों का भारत यही है कि सभी अधिकतर एजुकेटेड हों और कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल सके सबको। अच्छा सर, ऐसा कहा जाता है सिनेमा जो होता है वो समाज का आईना होता है, दर्पण। आप क्या मानते हो? मैं भी मानता हूँ। क्यों? कि सिनेमा में वही दिखाया जाता है जो आम दिनचर्या में घटनाएं हो रही होती हैं। हाँ, लेकिन आजकल का सिनेमा वैसा नहीं रह गया। अच्छा सर, मुझे बताइए आप कि जिस प्रकार से हम सिनेमा के बारे में बात करते हैं, तो अभी तो मतलब सिनेमा का जो स्तर देखोगे तो वो तो उस प्रकार का नहीं है और बॉलीवुड का स्तर घट रहा है। तो क्यों? एकदम ही घट गया। वजह क्या है इसकी? इसकी वजह पहली तो ये है कि अयोग्य व्यक्ति का चयन
दूसरा ये कि ठीक है सर, ठीक है। पैसे कमाने की होड़। नेपोटिज्म पे बताइए कुछ। नेपोटिज्म यही है कि लोग विरासत पे विरासत दिए जा रहे हैं अपने से छोटे, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को। ये नहीं देख रहे कि उसमें वो योग्यता है या नहीं। इसमें गलत क्या है? जैसे समझिए आपके पिताजी के पास संपत्ति है, आपको दे रहे हैं, अब वो उनके हाथ में, तो वो दे रहे हैं उनको जिनको देना है, वो चाहे जो नहीं, कर वो ले। तो ठीक है, लेकिन मैं अगर योग्य नहीं हूँ उस संपत्ति के, अगर मेरे पापा एक डॉक्टर है, उनका एक क्लिनिक है, लेकिन मैंने डॉक्टरी पढ़ी नहीं, अब वो चाहे मुझे डॉक्टरी का क्लिनिक देना, तो मैं चला पाऊंगा उसको? सर नहीं चला पाओगे ना, आप नहीं चला पाओगे, क्योंकि आपको इसके लिए प्रॉपर सही होना चाहिए। लेकिन जैसे वही चीज है ना, तो वो तो जनता नकार देगी ना, यदि वो अच्छे नहीं होंगे तो जनता नहीं नकारती ना, क्योंकि क्या होता है कि जनता, आजकल की जनता जो हो गई है, उनको अश्लीलता बहुत ज्यादा पसंद आने लगी है। ये सच है, लेकिन कड़वा भी है। ठीक है सर, लेकिन यही सच है। आपको कोई पसंदीदा सिनेमा जो आपने देखा हो? मैंने पुरानी मूवी भी कई देखी हैं और नई मूवी भी कई देखी हैं, उनमें से भी कई अच्छी हैं, कुछ सोशल मैसेज वाली भी हैं, सभी गंदी भी नहीं होती हैं। बताइए बताइए, सोशल मैसेज वाली बताइए। सोशल मैसेज वाली एक आई थी, टॉयलेट एक प्रेम का था, वो अच्छी लगी। एक पैडमैन आई थी। ठीक है, बहुत अच्छा। सर जैसे अंधश्रद्धा जानते हो आप? अंधश्रद्धा, जी जी सर गांव में बहुत पाई जाती है, बताइए इसे किस तरीके से इस देश से दूर करा जा सकता है? इसे एक अवेयरनेस के द्वारा कि अंधश्रद्धा नामक ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये महज एक पैसा कमाने का जरिया है, जो लोगों को समझना चाहिए। जिस दिन ये समझ गए, उस दिन सारे बाबाओं के ठिकाने बंद हो जाएंगे और सभी विज्ञान की ओर दौड़ लगाएंगे। ये विज्ञान की ओर कैसे दौड़ लगाई जा सकती है, बताइए थोड़ा सा। क्योंकि जब लोगों को लगेगा कि विज्ञान से ही उनका जीवन संभव है, ये अंधश्रद्धा से नहीं। ये मानते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं। मानते तो है लेकिन समझते नहीं है। अच्छा सर, आपने आपका बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस 76वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर भारत की जनता को आपका क्या संदेश होगा? मेरा यही संदेश होगा कि हम अपने